अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें, आज का व्लॉग। तो सबसे पहले डीआई खान से जो पीटीआई के रहनुमा 2 दिन पहले पकड़े गए थे, लंबे दराज कद वाले जो शराब की बोतलों में शहद लेके घूमते हैं। मेरा इशारा अली अमीन गंडापुर की तरफ है, जिसको मुख्तलिफ केसेस में हिरासत में लिया गया है। 5 घंटे तक वो वहाँ अदालत में छुपा बैठा था, बाहर नहीं निकल रहा था कि मुझे पकड़ेंगे। बाद में पुलिस और इसके वकला के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उसके बाद इसने गिरफ्तारी दी। उस वक्त तो बड़े दोनों हाथ ऊपर उठा करके जो है फ़ोटो सेशन करा रहा था, लेकिन सुना है पहली रात ही इसने रो दिया और पहली रात ही जो है इसने सब कुछ बक दिया। और पीटीआई के लिए उसने जो कुछ बका है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हमने तो सोचा था कि ये टक्कर का लोग होगा, जिस तरह ये कहते रहे पीटीआई टक्कर के लोग, ये टक्कर का लोग होगा, लेकिन ये टक्कर का आदमी ज़ीरो निकला। जितना इसका कद काठ है बाहर से, इतना अंदर से बुज़दिल और डरपोक है। तो इससे सिर्फ एक बात बिल्कुल साबित हो गई कि पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान जितना डरपोक है, बुज़दिल है, उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो इससे भी ज़्यादा बुज़दिल हैं। तो अब जो है जावेद चौधरी ने भी बताया और कल मोहसन बेग ने भी अपने ट्वीट में बताया कि इसने बहुत सा गंद किया है और बहुत सी चीज़ें खोल के रख दी हैं। अब वो सारी चीज़ें अब जब खुलेंगी, सामने आएंगी, तो आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे। और ये पीटीआई के लिए परेशानी का सबब भी है। पीटीआई वाले इस वजह से भी बहुत परेशान हैं। एक कल जुमे के दिन पीटीआई पर 2 बम गिरे। एक जो है अतर मिनाला साहब ने इन पर बम गिराया, जिस पर पीटीआई बिल्कुल बैठ गई झाग की तरह, क्योंकि उनका आखिरी सहारा बंदयाल अब डूबने लगा है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ, उसकी कार्रवाई हुई, उसका जो एलामिया जारी हुआ है, वो उसके एलामिया ने बहुत सी अलार्म बजा दिए हैं। और पीटीआई पर यूँ समझो ये दूसरा बड़ा बम गिरा है। सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिया में क्लियर बताया गया है कि जो साबका हुकूमत की नरम पॉलिसी थी, जिससे 40,000 दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए, जिसका इमरान खान अपने नाम पर तमगा करते हैं और बार बार बताते हैं कि मैंने 40,000 तालिबान को पाकिस्तान वापस लाया। और उसके अलावा पाकिस्तान की जेलों से जिन्हें मौत की सज़ाएँ आई हुई थी, ख़तरनाक कैदी तालिबान के दहशतगर्द जो थे टीटीपी के, उनको भी छोड़ा गया। और ये सारी कार्रवाइयाँ इमरान खान, जनरल फैज़ और बाजवा डॉक्ट्राइन की मुश्तरका कार्रवाइयाँ थी और किसी की भी अप्रूवल इसमें नहीं शामिल नहीं। तो ये फ़ौज के इदारे की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से पहली बार इस पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुश्किल वक्त में, आने वाले वक्त में इनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। उसके अलावा दूसरे नुक्ते में जो ये कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल मुल्क में जारी दहशतगर्द की जो जंग चल रही है उसमें मसरूफ़ है। और भी कल भी एक धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 3 जवान शहीद हो गए। तो यूँ ये एक सूरत हाल चल रही है, इसलिए फ़ौज इंगेज है। तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि फ़ौज इलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है और नहीं देंगे, इसका मतलब यही निकलता है। उसके अलावा जो तीसरी अहम पॉइंट है वो ये है कि अब 2 हफ्ते के बाद एक कमेटी बनाई गई है जो 2 हफ्ते में खदोखाल तैयार करेगी कि अगला ऑपरेशन जो शुरू किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन यकीनन बहुत ख़तरनाक होगा। इसकी जो है जो कयूर जो बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बताया गया है कि ऑपरेशन जो फ़ौज के ख़िलाफ़ गंदी मुहिम चल रही है अंदरूनी मुल्क में और बैरूनी मुल्क में, और बैरूनी मुल्क के इशारों पर क्लियर उसमें बताया गया है कि बैरूनी मुल्कों के फंडिंग से चल रही है, उसको भी रोका जाएगा, उसका कलाकुमा किया जाएगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भी, उसको भी लपेटे में लिया जाएगा। उन सबको जो खैर नहीं। तो ये चीज़ें और पीटीआई के लिए बहुत परेशान कुन है। पीटीआई के लिए ये सारी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। इसके बाद ही पीटीआई वाले इस बात पे आ गए कि कोई हमसे मुज़ाकरात करे, इंतखाबात की डेट दे, हम तैयार हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अक्टूबर में इलेक्शन हो, लेकिन कब हो, लेकिन हमें उस पर जो है पहले हमें एतमाद में लिया जाए। तो यूँ पीटीआई अब झाग की तरह नीचे बैठ गई है। दूसरी तरफ ये सूबाई असम्बलियों के लिए भी अपने उम्मीदवारों को इंटरव्यू भी कर रहे हैं। उसके अलावा हस्बे मामूल सदर अलवी ने गंद डाला, वही मैंने आपको जो बताया था, ये इस पर चढ़ के बैठ गया है बिल पर
और 10 दिन पूरे होंगे तो वापस करेगा 14 दिन के बाद। तो आज इसने ये बिल पार्लियामेंट को वापस कर दिया है, ये कह कर के ये सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत है और पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। इस बेवकूफ़ से कोई पूछे कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट उसका एक मातहत इदारा है, लेकिन अलवी साहब इस बात पर बजर दें कि नहीं, इस फैसले को नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसलिए हुकूमत ने पहले ही 10 अप्रैल को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया है। वो उसका ऐलान कल ही कर दिया था। वो उस इजलास में इंशाल्लाह ये बिल भारी अक्सरियत से दोबारा पास होगा और फिर सदर के पास जाएगा। उसके बाद सदर के पास कोई अख्तियार नहीं है इसे रोकने का। 10 दिनों तक ये सदर इसको रोक सकता है। 10 दिन ख़त्म होने के साथ साथ ये बिल कानून का हिस्सा बन जाएगा और फिर चीफ जस्टिस के पर जो है कट जाएंगे। चीफ जस्टिस के बारे में भी बहुत सारी मुतज़ाद खबरें हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के इस्तीफे पर बहुत सा जोर दिया जा रहा है। लंदन से नवाज शरीफ साहब ने भी इसका मुतालबा किया है कि इसको फील फॉर अपने उहदे से इस्तीफा देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM के चेयरमैन हैं, उसने भी ऐलान किया है कि अब बंदियाल के लिए ज़्यादा वक्त नहीं, वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं। ताहम पीपल्स पार्टी ने जो कल इजलास बुलाया था उसमें पीपल्स पार्टी ने थोड़ा उस पर नरम रवैया रखा है। ताहम उन्होंने कहा है कि जो अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसे ही माना जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। जिस तरह बिलावल भुट्टो की जो तकरीर थी कौमी असम्बली में 2 मरतबा उसने की, ये पीपल्स पार्टी का एलामिया उससे बहुत मुख्तलफ है और सहमा हुआ लग रहा है। ये पीपल्स पार्टी को अपनी जो सोच बदलना होगी, बिलावल के साथ चलना होगा, क्योंकि बिलावल ने जो एग्रेसिव दिखाया है पीपल्स पार्टी को भी उसके साथ चलना होगा। अगर पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ना है तो इस तरह चलना है और आगे करना है। अगर पीछे ही रहना है, सिर्फ सिंध तक महदूद रहना है, तो फिर ठीक है, ये बैठे रहें चुप करके, इसी तरह जो है मसलतों से काम चलाते रहें। उसके अलावा जो बंदियाल से इस्तीफे की खबरें चल रही हैं, लेकिन अंदर से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी बंदियाल पर शदीद दबाव है। अब पीर के रोज़ देखना है कि बंदियाल क्या फैसला करते हैं कि वो फुल कोर्ट इस पर बनाते हैं या नहीं बनाते, क्योंकि ये एक अहम इशू है और हो सकता है पीर या मंगल तक चीफ जस्टिस का फैसला हो जाए, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो मुस्तफ़ी हो जाए। दूसरी तरफ फवाद डबू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिर रहा है कि जिन 48 अफराद ने करारदाद में दस्तखत किए हैं मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उन पर रेफरेंस भेजेंगे, उसको ये करेंगे वो करेंगे। जिस तरह वो करता है जो है मस्करापन, वही उसकी बातें चल रही हैं। लेकिन वो उसने कल भी फिर जो है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए ट्विटर अकाउंट पे, जिस पर लोगों ने उससे पूछा है कि ये इतनी घटिया और गंदी ज़ुबान ये कैसे बोल लेता है फवाद डबू। तो ये फवाद डबू के लिए भी सोचने का मकाम है कि वो औरत के को मुखातब होकर क्या बकवास कर रहा है। और पिछले चंद दिनों में जब वो अंदर हुआ था तो उसकी बीवी ने जिस तरह बाहर फ़ोटो सेशन कराए इमरान के साथ और अपने देवर के साथ, वो दुनिया ने देखें, सबके साथ झपियाँ मार के कर रही थी। तो ये रवाज और ये फैशन जो है फवाद चौधरी के ख़ानदान में तो है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक खातून के बारे में ये कहना इंतहाई नामुनासिब और गलत था। उसके अलावा काजी फायज ईसा साहब ने जो आर्डर जारी किया था उसकी का जो नोटिफिकेशन अब सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर भी आ गया है और वहाँ आ गया, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि रजिस्ट्रार को जो हमने हटा दिया था की सिफारिश की थी, उस पर वफा की हुकूमत ने इसे 3 अप्रैल को वापस करने का आर्डर जारी कर दिया है। लेकिन ये जो है रजिस्ट्रार 4 तारीख से यहाँ बरजमा है, गैर कानूनी तौर पर यहाँ बैठा हुआ है। तो इस तरह देखा जाए कि ये भी बंदियाल पर एक प्रेशर जो मज़ीद डेवलप हो रहा है और मज़ीद डेवलप होगा, और अगला हफ्ता बहुत ही इंतहाई अहम होगा। अगले हफ्ते में अब देखा जाएगा क्या होता है। और ये भी हो सकता है कि 4 रुकनी बेंच जिसने इख्लाफी फैसला दिया है और 3 रुकनी बेंच जिसने PTI के फेवर में फैसला दिया उसके खिलाफ तो इन्हें अदालत का कार्रवाई ने शुरू कर दे, कंडेम ऑफ कोर्ट शुरू हो जाएगा। तो अब देखना ये कि कौन किस पर भारी पड़ता है। अगला मंडे बहुत ही अहम होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।